ये कोठी शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ी है। चारों तरफ बबूल के सूखे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां। स्थानीय लोग इसे जली हवेली कहते हैं और सूरज ढलते ही इसका रास्ता भूल जाते हैं। कहते हैं कि बेसमेंट की दीवारें आज भी रात के अंधेरे में गर्म हो जाती हैं और अंदर से जलती लकड़ी की छट छट और किसी की दबी हुई कराहत सुनाई देती है। कोठी का मुख्य दरवाजा आज भी किसी भटकती रूह की तरह राहगीरों को अपनी ओर खींचता है। का काम खत्म करो और चले जाओ। अंदर के किसी भी कमरे में कदम मत रखना, और हां, बेसमेंट का दरवाजा उसे भूल कर भी मत छूना। मैंने उसे किसी वजह से बंद करवाया है, समझे? जी मालिक, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्मा जी एक पल रुकते हैं, फिर अपनी पुरानी काट करके निकल जाते हैं। उनके जाते ही सोनू पेंट का खाली डिब्बा पटकता है। सारा सफेद पेंट खत्म हो गया, आधी दीवार बची है, अब क्या करेंगे? टेंशन मत ले, पिछली मरम्मत के वक्त मैंने एक एक्स्ट्रा डिब्बा बेसमेंट में सरका दिया था। चल जल्दी से ले आते हैं। पर मालिक ने मना किया था और इस घर में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। डरपोक कहीं का। देख, चाबी पत्थर के नीचे ही रखी है। राकेश, ये जलन की बू जैसे अभी अभी कुछ जला हो। शायद पुरानी आग लगी होगी। डिब्बा उठा और चल। राकेश जैसे ही डिब्बे की ओर झुका, अचानक पूरे बेसमेंट में एक गूंजती हुई जली हुई सांस सुनाई दी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। दीवारों से धुआं उठने लगा और कोने में पड़ी एक पुरानी आराम कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अंधेरे से एक आकृति उभरी, पूरी तरह झुलसी हुई, काली पड़ चुकी त्वचा, आंखों की जगह सुलगते अंगारे और हर सांस के साथ राख उड़ती हुई। तुम लोगों ने दरवाजा खोल दिया, अब यही रहोगे मेरी आग में। सोनू चीखा और सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। ऊपर का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। राकेश ने भागने की कोशिश की, मगर जले हुए हाथों ने उसकी टांग पकड़ ली। दोनों की चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजती रहीं। फिर एक गहरा सन्नाटा, सिर्फ दीवारों पर दो नई जली हुई परछाइयां उभर आईं। कुछ दिन बाद शाम के वक्त वही कोठी अब थोड़ी सजी धजी नजर आ रही थी। बाहर एक छोटी कार से मालवीय परिवार उतरता है। विक्रम मालवीय को यह घर बहुत सस्ते में मिल गया था और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे इसे ले लिया। नेहा को पहली नजर में ही घर से एक अजीब सी गर्मी और बांस महसूस हुई, पर उसने अनदेखा कर दिया। विक्रम, इस घर में कुछ अजीब गर्मी है और ये बू जैसे कुछ जला हो। पुरानी इमारतों में ऐसा होता है। चलो अंदर चलो। सीढ़ियों के नीचे बेसमेंट का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर ताला नहीं था। आरव ने उत्सुकता से दरवाजे को छुआ तो उसे हल्की सी कंपन और गर्मी महसूस हुई और उन्होंने बेसमेंट के दरवाजे को एक कुर्सी से अड़ा दिया। रात का खाना खाते वक्त अचानक बेसमेंट का दरवाजा जोर से हिला, मानो किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। सब चौंक गए। ये क्या था? चूहे होंगे, सुबह देखूंगा। पर दरवाजा फिर हिला, इस बार और जोर से। कुर्सी खिसक कर गिर गई और बेसमेंट का दरवाजा 1 इंच खुल गया। अंदर से लाल नारंगी रोशनी और धुआं बाहर निकला। हवा में जलन की गंध भर गई। घड़ी ने रात के 12 बजने का इशारा किया और उसी पल पूरे घर की बत्तियां बुझ गईं। सिर्फ बेसमेंट की रोशनी तहखाने की सीढ़ियों पर नाच रही थी। रात गहराती जा रही थी। आरव बिस्तर पर सो रहा था, तभी उसकी खिलौना कार अपने आप चलकर बेडरूम से बाहर निकल गई। आरव नींद में कार के पीछे पीछे चलता हुआ सीधे बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंच गया। मेरी कार वो नीचे चली गई। आरव! नेहा ने पीछे से आरव की आवाज सुनी और दौड़ती हुई हॉल में आई। उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा पूरी तरह खुला है और आरव सीढ़ियों पर उतर रहा है।
नीचे जलती लकड़ी के ढेर के बीच रघुवीर की झुलसी हुई आकृति आरव की तरफ हाथ बढ़ाए खड़ी थी। विक्रम और रिया भी दौड़ पड़े। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए छलांग लगाई और बेसमेंट में घुसकर आरव को पकड़ा। उसने पूरी ताकत से आरव को सीढ़ियों की ओर उछाला और नेहा ने उसे लपक लिया, लेकिन विक्रम अंदर ही रह गया। बहुत बहादुर हो तुम, पर ये मेरा घर है। अब तुम मेरी आग का हिस्सा बनोगे। बेसमेंट में आग की लपटों का भ्रम और तेज हो गया। विक्रम ने पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया और रघुवीर की आत्मा पर वार किया, लेकिन पाइप आर पार निकल गया। रघुवीर ने अपना झुलसा हाथ विक्रम के गले पर रख दिया। विक्रम की चीखें धीरे धीरे बुझ गई और उसका शरीर अंधेरे में खींचता चला गया। दीवार पर एक और जली हुई परछाई उभर आई, विक्रम की। नेहा, रिया और आरव ऊपर से बेबस यह सब देखते रहे। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। नेहा ने हिम्मत जुटाई और बच्चों को लेकर ऊपर के एक कमरे में भागी। उसने दरवाजे के पीछे अलमारी खिसका दी और बच्चों को कोने में बैठाकर खुद सामने खड़ी हो गई। रिया, आरव, डरना नहीं, मम्मी है ना? लेकिन कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। दीवारों से धुआं उठने लगा और हवा में चिंगारियां तैरने लगीं। फर्श की लकड़ी चटकने लगी। मम्मी, गर्मी बहुत बढ़ रही है। अचानक कोने से एक झुलसा हुआ हाथ दीवार को चीरता हुआ बाहर आया और पूरी दीवार मानो पिघलने लगी। रघुवीर की आत्मा दीवार के आर पार निकलकर कमरे में आ खड़ी हुई। उसके कदमों से फर्श पर जलन के निशान पड़ रहे थे। एक माँ अपने बच्चों को बचाने आई है। कितना प्यार है, पर प्यार कभी आग नहीं बुझाता। नेहा ने बच्चों को पीछे धकेला और खुद आत्मा के सामने खड़ी हो गई। उसने पास रखी कुर्सी उठाकर रघुवीर पर दे मारी, लेकिन कुर्सी उसे छूते ही राख हो गई। रघुवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और नेहा का गला दबोच लिया। नेहा की चीख पूरे घर में गूंजी। रिया और आरव ने देखा कि मां का शरीर पल भर में झुलस गया और उसकी परछाई दीवार पर हमेशा के लिए छप गई। रघुवीर ने नेहा की लाश को फर्श पर छोड़ दिया और मुस्कुराया। अब सिर्फ 2 बच्चे, मेरे पास आओ। रिया ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागी। रिया जान चुकी थी कि इस घर से बाहर निकलने का कोई सामान्य रास्ता नहीं बचा। सारे दरवाजे और खिड़कियां जली हुई दीवारों में बदल चुकी थीं। हर गलियारा उसी बेसमेंट की सीढ़ियों पर खत्म होता था। भागो मत, यहां से कोई नहीं जा सका। तुम दोनों मेरे आखिरी मेहमान हो। वे भागते हुए पुराने स्टडी रूम में पहुंचे और दरवाजा बंद करके कोने में छुप गए। धूल भरा स्टडी रूम, टूटी अलमारियां, बिखरी किताबें और जले हुए कागज। रिया और आरव सांसें थामे बैठे थे। बाहर रघुवीर के भारी कदमों की आवाज दूर होती जा रही थी। तभी रिया की नजर फर्श पर पड़ी एक पुरानी जली हुई अखबार की कतरन पर जाती है। रिया कांपते हाथों से उसे उठाती है और पढ़ना शुरू करती है। शर्मा परिवार की दर्दनाक मौत। 1982 में स्थानीय गुंडे कालीचरण ने कर्ज न चुका पाने पर पूरे घर को आग लगा दी। आग बेसमेंट से शुरू हुई। जैसे जैसे रिया पढ़ती गई, कमरे की हवा बदलने लगी। समय उल्टा घूमने लगा। दीवारें अपनी पुरानी हालत में लौटने लगीं और आंखों के सामने 1982 की वो भयावह रात जीवित हो उठी। 15 मार्च 1982 रात के करीब 11 बजे बाहर तेज आंधी और बिजली कौंध रही थी। कोठी शर्मा निवास का मुख्य द्वार जोर से खटखटाया गया। अपने 4 से 5 गुर्गों के साथ दरवाजे पर खड़ा था।
उसके हाथ में लोहे की रॉड और एक मिट्टी के तेल का पीपा था। कालीचरण, रघुवीर, बाहर निकल, पैसे नहीं तो तेरी जान। रघुवीर शर्मा बुजुर्ग, कमजोर लेकिन इज्जतदार आदमी ने अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते को सीढ़ियों से ऊपर धकेल दिया। ऊपर जाओ, खिड़कियों से कूदो, मैं आता हूं। परिवार के लोग रोते बिलखते ऊपर की ओर भागते हैं। रघुवीर तहखाने की सीढ़ियों की ओर दौड़ता है। उसे याद आता है कि बेसमेंट में पुरानी सुरंग का रास्ता है जिससे सब भाग सकते हैं। वह सुरंग खोलने के लिए नीचे उतरता है। बाहर कालीचरण गुस्से से दरवाजा तोड़ता है। उसके गुर्गे पूरे घर में केरोसिन छिड़कते हैं। कालीचरण माचिस जलाकर एक चिथड़े में आग लगाता है। ये घर, ये सब आज खाक हो जाएगा। वह जलता हुआ चिथड़ा फर्श पर फेंकता है। आग तेजी से पूरे हॉल में फैलती है और बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरती चली जाती है। रघुवीर बेसमेंट में सुरंग का रास्ता साफ कर रहा था कि तभी ऊपर से आग की लपटें उसके ऊपर गिरीं। उसने ऊपर देखा, मुक्ति का द्वार आग की दीवार बन चुका था। उसकी पत्नी और बच्चों की चीखें ऊपर से सुनाई दे रही थीं और फिर उनकी आवाजें बाहर आंगन से आने लगीं। वे खिड़की से कूद गए थे, लेकिन रघुवीर अकेला रह गया। मैं अकेला रह गया। सब ऊपर चले गए। मुझे कोई बचाने नहीं आया। रिया का हाथ कांप रहा था। अखबार की कतरन उसके हाथ से छूटकर राख में बदल गई। उसे अब सब समझ आ गया था। वो जो भी इस बेसमेंट में फंसा है वह कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो अपनों के छोड़ जाने और बेहिसाब दर्द से पागल हो चुकी है। आरव, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस घर को छोड़कर जाना होगा, वरना हम भी दीवार पर छप जाएंगे। पर दीदी कैसे? सारे दरवाजे बंद हैं। डायरी, मैंने पापा के पास एक पुरानी डायरी देखी थी। उसमें शायद कोई रास्ता लिखा हो। हमें वो डायरी ढूंढनी होगी। रिया और आरव चुपके से स्टडी रूम से बाहर निकले। हॉल में रघुवीर की आत्मा नहीं थी, लेकिन बेसमेंट की सीढ़ियों से राख और धुआं लगातार उठ रहा था। रिया को याद था कि विक्रम ने शिफ्टिंग के वक्त एक पुरानी डायरी बेडरूम की अलमारी में रखी थी। दोनों सीढ़ियों से ऊपर भागे और माता पिता के बेडरूम में पहुंचे। अलमारी खोली तो उसमें कपड़ों के नीचे एक जली हुई चमड़े की डायरी रखी थी। रघुवीर शर्मा व्यक्तिगत। ये उसी आदमी की डायरी है। शायद इसमें कुछ लिखा हो। वह जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगी। आखिरी पन्ने पर लिखा था 15 मार्च 1982 रात 10:30 बजे। मुझे पता है कालीचरण आज रात आग लगाएगा। मैंने अपने परिवार को सावधान कर दिया है। वे ऊपर की खिड़की से भाग जाएंगे, लेकिन मैं बेसमेंट में जा रहा हूं। यहां एक पुरानी सुरंग है जो बाहर आंगन में खुलती है। अगर कभी कोई मेरे बाद इस घर में फंसे तो शायद यही रास्ता उसे बचा सके। सुरंग का मुंह बेसमेंट की पश्चिमी दीवार पर लोहे की टूटी ग्रिल के पीछे है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। सुरंग। आरव, सुन, बेसमेंट में एक सुरंग है। हम वहां से भाग सकते हैं। लेकिन दीदी, वहां तो वो चीज है, वो जला हुआ आदमी। मैं उसे रोक लूंगी, तुम बस सुरंग तक पहुंच जाना। रिया जान चुकी थी कि उन दोनों का एक साथ बचना नामुमकिन है। उसने आरव को कसकर गले लगाया और फिर दोनों बेडरूम से नीचे उतरे। हॉल में पहुंचते ही बेसमेंट का दरवाजा अपने आप जोर से खुला। रघुवीर की झुलसी हुई आकृति दरवाजे पर प्रकट हुई। उसकी आंखों के अंगारे और तेज जल रहे थे। तो तुम लोगों ने मेरी डायरी पढ़ ली। होशियार हो, लेकिन सुरंग तक पहुंचने से पहले मेरी आग को पार करना होगा। रिया ने आरव को पीछे धकेला और खुद रघुवीर की तरफ लपकी। उसने पास रखा लकड़ी का एक बड़ा सा फ्रेम उठाकर आत्मा पर दे मारा,
लेकिन फ्रेम राख बनकर बिखर गया। रघुवीर ने अपना झुलसा हुआ हाथ रिया की कलाई पर जकड़ लिया। तुम्हारी बहादुरी बेकार है, यही रुको मेरे साथ। आरव, भागो! बेसमेंट में पश्चिमी दीवार, जल्दी! आरव ने दीदी को रघुवीर की पकड़ में छटपटाते देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन रिया की आखिरी चीख ने उसे हिला दिया। वह बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे भागा। पीछे रघुवीर ने रिया को अपनी बाहों में भींच लिया। एक तेज चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। दीवार पर एक और जली हुई परछाई उभर आई, रिया की। अब घर में सिर्फ आरव और वो आत्मा बची थी। आरव बेसमेंट में अकेला था। चारों ओर जली हुई दीवारें, धुआं और राख। उसकी नजर पश्चिमी दीवार पर टूटी लोहे की ग्रिल पर पड़ी। वही सुरंग का मुंह। वह उधर भागा, लेकिन तभी पीछे से सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। रघुवीर नीचे उतर रहा था। अकेला रह गया ना? अब तू मेरा आखिरी मेहमान है। मेरे साथ यही रहे, हमेशा के लिए। आरव ने ग्रिल को धकेला। वह जंग लगी थी, लेकिन हिल रही थी। उसने पूरी ताकत लगाई। एक एक इंच खिसकती गई। रघुवीर की आत्मा तेजी से उसकी ओर बढ़ी। अचानक बेसमेंट की खिड़की की दरारों से हल्की रोशनी आने लगी। घड़ी में सुबह के 5 बजे थे। सूरज की पहली किरण ने बेसमेंट को छुआ। रोशनी पड़ते ही रघुवीर की आत्मा दर्द से चीख उठी। उसका झुलसा शरीर राख की तरह उखड़ने लगा। वह पीछे हटा, अपनी आंखों को ढकता हुआ। नहीं, अभी नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। आरव ने मौका देखकर आखिरी धक्का लगाया। ग्रिल टूटकर गिरी और वह सुरंग में घुस गया। सुरंग संकरी और अंधेरी थी, लेकिन दूर छोर पर रोशनी दिख रही थी। वह रेंगता रहा तब तक जब तक बाहर ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से न टकराया। आरव सुरंग से निकलकर घास पर गिर पड़ता है। उसके कपड़े जले हुए, चेहरा कालिक से सना, लेकिन वह जिंदा है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कोठी शर्मा निवास चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी बेसमेंट की खिड़की से अब भी हल्का धुआं निकल रहा था। अंदर से एक धीमी जलती हुई कराह सुनाई दी, जैसे कोई हार मान चुका हो, लेकिन पूरी तरह खत्म न हुआ हो। गेट खोलकर वह सड़क पर आ गया। तभी एक गुजरता हुआ मालवाहक ट्रक रुका। ड्राइवर ने उसे देखा। हे भगवान, बेटा तू कौन है? कहां से आ रहा है? तेरे कपड़े तो जले हुए हैं। आरव ने पीछे कोठी की ओर इशारा किया। ड्राइवर ने देखा, दूर खड़ी कोठी की चिमनी से राख उड़ रही थी, मानो अभी अभी वहां कोई भीषण आग बुझी हो। लेकिन असल में कोई लपटें नहीं थीं, सिर्फ एक ठंडी काली सुलगती इमारत। ड्राइवर ने बिना देर किए आरव को गोद में उठाया और ट्रक में बिठा दिया। ट्रक चल पड़ा।